हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए 5 महीने का ही वक्त बचा। उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो क्या ऐसे में इकलौता जो टारगेट, इकलौता जो लक्ष्य है, वो क्या जातिगत संतुलन है? इसी पर बात करेंगे। कुरुक्षेत्र में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका जरा मैं परिचय आपसे करवा दूं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनमें जफर इस्लाम है बीजेपी पार्टी से, उनके अलावा अजीज खान समाजवादी पार्टी से, साथ ही साथ संजीव सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए, और रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले जफर भाई आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, केवल 5 महीने का वक्त अगर देखा जाए मोटा मोटा बचा है, और ऐसे में ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, तो इसके पीछे क्या वजह, क्या वो जो जातिगत संतुलन है, जो कास्ट इक्वेशन है, उसको साधने की एकमात्र कोशिश? जफर भाई मेरी आवाज आ रही है? पंकज बोल रहा हूं। लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। तो अब हम जरा रुक करेंगे। अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीज खान साहब, देखिए, खटीक हो, कुर्मी हो, निषाद हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, सब कुछ साध लिया है बीजेपी ने। अब आप क्या करेंगे? जी, पहला सवाल तो मेरा यह है, क्या किसी भी समाज के एक शख्स को मंत्री बना देने से उस समाज का पूरा उद्धार हो जाएगा? एक सवाल। पहली बात तो मैं जानना चाह रहा हूं कि साहब, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, ये समस्या सुधार के लिए किया गया है, ये चुनाव प्रचार के लिए किया गया है? साहब, अगर ये चुनावी आंकड़ा है, और जो कि सब लोग समझ रहे हैं इस बात को, 15 हफ्ते का वक्त बचा है चुनाव प्रचार में, मतलब चुनाव आने में, और आज 15 हफ्ता पहले मुझे लग रहा है कि 7-8 हफ्ते तो मुझे लग रहा है इन मंत्रियों को बात समझने में लग जाएगी। इस वक्त कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर बड़ा भार था। उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। इन मंत्रियों को और बना देने से सिवाय भार बढ़ने के अलावा और कुछ पंकज जी नहीं हाथ आएगा। एक बात मैं जानना चाहता हूं, क्या जितिन प्रसाद जी को बना दिया गया मंत्री, क्या ब्राह्मण समाज का उद्धार हो गया? सारे लोगों का जो समस्या था वो समाधान हो गया उसका? तमाम ब्राह्मणों की हत्या हुई, क्या सारी समस्याएं समाधान हो गई उसकी? दलित समाज में पलटू राम जी को बना देने से उत्तर प्रदेश में जो दलितों की हत्याएं हुई हैं, सर बेचैन तो हो गए ना आप? सर थोड़े बेचैन तो हो गए ना आप? जी सर मुझे मौका दे पंकज जी। मैं जानना चाह रहा हूं, वही संगीता बिंद जी है जो निषाद समाज से आती हैं। साहब, वही निषाद समाज से फूलन देवी जी, जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिला, तमाम लोगों ने प्रताड़ित किया, 1996 में माननीय नेताजी ने उनको सांसद बनाया, उनको न्याय दिलवाया, उनकी मूर्ति लग रही थी रायबरेली में, बीजेपी के लोगों ने चबूतरा तक तोड़ दिया। साहब, ये सामाजिक न्याय है? मैं जानना चाहता हूं कि एक बिंद समाज की एक महिला को मंत्री बना देने से क्या फूलन देवी जी को क्या न्याय मिल जाएगा? क्या उस समाज को न्याय मिल जाएगा? नहीं। आज सामाजिक न्याय की लड़ाई बीजेपी नहीं लड़ना चाह रही है, ये चुनावी लड़ाई लड़ना चाह रही है। ये चुनावी सिगुफा जो छोड़ करके कुछ मंत्रियों को बना करके आज एक सिगुफा छोड़ा जा रहा है। साहब देखिए, बीजेपी के पास जमीन जो है। जफर इस्लाम साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। अब जो अब बात आपने कही है जफर इस्लाम साहब, यहाँ साफ कहा जा रहा है राजनीतिक कारण है इस कैबिनेट विस्तार का, प्रशासनिक नहीं। और जिस तरीके से जिन को आज शपथ दी गई है, अगर कास्ट कैलकुलेशन को भी ध्यान में रखा गया है, तो भी उसमें समस्याएं सुधारने का वक्त तो उन्हें नहीं मिलने वाला। देखिए सुरभि जी, कारण कुछ भी हो, 1 मिनट के लिए कारण को छोड़ देते हैं, लेकिन आपने बौखलाहट देखा? मंत्री बने हैं भाजपा के सरकार में, बौखलाहट इनको क्यों हो रही है भाई? ये सब की व्याख्या कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाए। मानो कि यादव जो 12 से 17 तक रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर प्रदेश को क्या पता नहीं क्या बना दिया। तो सर इनकी बौखलाहट बढ़ाने के लिए किया है क्या ये? और देखिए कि 5 साल में आपने क्या किया। नहीं सुन लिया, अभी मैं आ रहा हूं उन पे। मैं तो पहले अजीज साहब के बारे में बात कर रहा था कि अजीज साहब को इतनी बेचैनी हो रही है, और वहां समाजवादी पार्टी के सारे प्रवक्ताओं को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। हकीकत यह है कि उनको पता है कि ये कुछ जो भी ये कोशिश कर रहे थे सब में नाकाम हो रहे हैं।
कुछ समाज ऐसे वर्ग थे, हमने सबके लिए रिप्रेजेंटेशन दिया है, समाज के हर वर्गों को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। अगर उसमें कुछ कहीं रिप्रेजेंटेशन में हमें कमी लगी, उसकी हमने भरपाई की है। इससे इलेक्शन में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इलेक्शन तो हम अब ये अगर हम ना भी करते तो भी इलेक्शन जीतते, इसलिए कि वहाँ की जनता का, प्रदेश की जनता का पूरा विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं एक बार सबके पास जाना चाहूंगा जरा, फिर मैं जफर भाई आपके पास वापस आऊंगा। सतीश जी भी हमारे से जुड़ गए, सतीश प्रकाश जी देखिए, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जफर इस्लाम बोलते हैं कि चुनाव तो हमें वैसे भी जीतना ही था, लेकिन सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए और शायद उसमें कुछ गलत बात नहीं है। देखिए यहां इन्होंने साध लिया खटीक, कुर्मी, निषाद, दलित, ब्राह्मण चेहरा, जितिन प्रसाद को मंत्री बना दिया, तो कह रहे सबकी पार्टिसिपेशन है, चुनाव तो हमने वैसे भी जीतना था। देखिए पंकज जी, तमाम मंत्रिमंडल विस्तार का जो इतिहास है, जब आप सत्ता जाने का डर होता है, आमतौर पे मंत्रिमंडल विस्तार तभी होता है। ये भारत के इतिहास की पहली ऐसी घटना है कि बिना बहुमत के संकट के, है ना कहीं ये बीजेपी मान चुकी है, जफर साहब भी ये मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से योगी जी जाने वाले हैं, उनकी विदाई का समय आ गया है। रही आपने जो तमाम जो आप कह रहे कि तमाम जातियों का रिप्रेजेंटेशन, तो अभी 2 दिन पहले जफर साहब केंद्र की बीजेपी सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल किया है कि जातीय जनगणना नहीं होगी, किसकी, ओबीसी की, और जो जातीय जनगणना के आंकड़े हैं वो झूठे हैं। तो आज ओबीसी समाज ये तमाम बातें पूछ रहा है और कल ही इस देश में भारत बंद भी है। किसान पिछले 9 महीने से कहीं ना कहीं ये बैठे हैं और आप रोज उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। आज आपने 25 रुपए बढ़ाए हैं ना गन्ने के ऊपर, हम आपको ये कह रहे हैं कि 4.5 साल में आपने गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। ये हम है, बहुजन समाज पार्टी जब सरकार में आती है तो 2007 से लेकर के 2012 के बीच में जो 125 रुपए गन्ने का रेट था वो हमने 250 रुपए कुंटल किया। तो सरकार को काम करना चाहिए। अगर आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं में कितने लोगों ने जान दी भाई, आप बताइए ना। लोगों ने आपको महामारी से बढ़ने का समय दिया, जब महामारी के काल में यही योगी जी बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री की जब बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री हमेशा चुनाव प्रचार की बात करते हैं। अरे भाई, पूरे देश को चुनाव, हमेशा पूरे देश को चुनाव के मोड में लेकर के रहना चाहते हैं। चुनाव के बाद भी तो कोई चीजें है ना, और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सरकार को 5 साल काम करने का मौका मिलता है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 5 साल दिए। उन 5 साल में 4.5 साल तक आपने कोई भी नई कोई स्कीम चलाई हो? आज आप रोज शिलान्यास कर रहे हैं, जब शिलान्यास नहीं है, ये समय था उद्घाटन करने का। आपने पूरे महामारी काल में अगर 14 मेडिकल कॉलेज अगर बहुजन समाज पार्टी के ना बनाए हुए होते तो इस देश में क्या हालत था? जब हम मेडिकल कॉलेज बना रहे थे और जब ऑक्सीजन प्लांट बता रहे थे, तब आप इसको घोटाला बता रहे थे। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ नहीं होगा, चाहे ब्राह्मण बनाइए। अब मैं ये फिर बात कहूंगा, यानी आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि चुनावी जरूरतों को पूरा करने को लेकर फैसला लिया गया है, लेकिन लोगों की जरूरत का ध्यान नहीं रखा गया है। जफर इस्लाम साहब, इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ हर बार विपक्ष यही कहता है क्योंकि अपने काम के बलबूते आप चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते, इसलिए कोशिश रहती है जाति फैक्टर और जाति और धर्म के आधार पर लोगों को। जफर भाई के पास आप जाएं जरा, बारी बारी से 2 मेहमान हमारे साथ और हैं। संजीव जी से जरा बात कर ले। संजीव जी, आपका एक क्विक रिएक्शन चाहिए। ये जो हुआ है कैबिनेट में, नए 7 मंत्री बनाए गए योगी कैबिनेट में, इस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे। पंकज जी, सुरभि जी, आज 26 सितंबर राष्ट्रीय बेटी दिवस है। हम सभी पैनलिस्टों को बधाई देते हैं, लेकिन आज राष्ट्रीय बेटी दिवस की बधाई क्या भारतीय जनता पार्टी दे सकती है? उन्नाव में, हाथरस में, शाहजहांपुर में जो घटनाएं हुई, इसी में आप जातिगत आकलन कर लीजिए। और ये जो आज नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ, नवंबर के लास्ट तक यहाँ पे चुनावी आचार संहिता लग जाएगी। आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मंत्रिमंडल में जो बढ़ावा किया, गठन उसको किया, क्या वो मंत्री अपने काम को कर पाएंगे? दूसरी तरफ लगातार 4.5 साल से हर क्षेत्र में फेल। आज जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आज उसको लेकर के कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 22 बच्चियों के साथ यौन शोषण बलात्कार होता है। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कौन कहता है? अमित शाह जी की जो उनके गृह मंत्रालय। संजीव जी, पंजाब में क्या कर रहे हैं आप? आज संजीव जी, पंजाब में क्या कर रहे हैं आप? पंजाब में क्या कर रहे हैं? पंजाब में तो हमारी सरकार चल रही अच्छी तरीके से।
पंजाब में क्या है बताइए? हमारे 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 चल रही अच्छे तरीके से, मुख्यमंत्री बदल दिया आपने, उसमें कुछ नहीं बोलेंगे आप? अरे कल मुख्यमंत्री 4-5 दिन में देखिए, मुख्यमंत्री बदला तो पूर्व 4-5 दिन में देखिए पंजाब में क्या होता है। और आप ये चीज क्यों भूलते हैं? पंजाब के साथ साथ में उत्तर प्रदेश पर भी आपका ध्यान लाना चाहूंगी, क्योंकि नाराजगी कांग्रेस पार्टी में ना मिले सम्मान की वजह से भी है, इसीलिए सबने कांग्रेस का साथ छोड़ने का फैसला लिया। और यहाँ पर अगर आप जितिन प्रसाद, एक बड़ा चेहरा आज कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ये भी उसी वजह से हुआ। बाबुल सुप्रियो का क्या हुआ? बाबुल सुप्रियो का बंगाल में क्या हुआ? चलिए मैं आता हूं संजीव जी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 1 मिनट सर, आ रहा हूं आपके पास संजीव जी। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी एक छलावा है। ये अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि 4.5 साल जिनका हक मारा, आज उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक रचा जा रहा है। जब तक नए मंत्रियों के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा तब तक तो 2022 चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। भाजपाई नाटक का समापन अंक शुरू हो गया है। जफर इस्लाम साहब, देखिए जिस चीज का इंतजार था कि कब रिएक्शन आएगा, आ गया। क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव का रिएक्शन आया। मैं आता हूं संजीव जी। जफर इस्लाम, जफर एक बात देखिए पंकज जी, हमें कुछ कहना नहीं। हमने तो पिछले 4.5 साल में परफॉर्मेंस दिया है। हमने वहां की जनता का विश्वास जीता है, जनता के लिए काम किया है, प्रदेश हित में काम किया है। लेकिन जिन्हें परेशानी है वो आज इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। इन्हें ये परेशानी है कि क्यों गैर यादव ओबीसी को हमने जो है रिप्रेजेंटेशन दिया, क्यों हमने दलित समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन किया। आज जो मायावती जी कहीं दिखती भी नहीं है, इसलिए कि उन्हें कोई चिंता ही नहीं है वहाँ दलित समाज के, और दलित समाज का उत्थान भी नहीं करने की चिंता करते। अगर दलित समाज का वाकई कोई उत्थान कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देखिए रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आप देखिए हर जगह, हर चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, ओबीसी को, दलित को, हर वर्ग को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। और आज अगर कोई ऐसे समाज का कोई वर्ग जिसको रिप्रेजेंटेशन नहीं था तो उनको भी देने का काम किया। ऐसे में आपको क्यों तड़प हो रही है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उससे समझ में आता है कि आपने जो राजनीति में जो कुछ नहीं किया, जो आप नहीं कभी करना चाहते, तो वो भारतीय जनता जफर भाई हमारे साथ बहुत अनुभवी शख्स इस वक्त मौजूद है। मैं आता हूं आपके पास जरा। सर 1 मिनट, रामकृपाल जी के पास हम नहीं गए अभी तक सर। मैंने आपकी बातें सुन ली सर, आ रहा हूं जफर भाई। रामकृपाल, अच्छा चलिए एक बात कह दीजिए आप। नहीं, खाली रामकृपाल जी के पास जाने से पहले 10 सेकंड बोलूंगा। सिर्फ ये कहूंगा कि रामकृपाल जी तो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, लेकिन वो जानते हैं, अच्छा रामकृपाल सिंह जी जरूर इस पे कुछ कहेंगे कि 2014 में जिस तरह से हमारी सरकार सेंटर में आई थी और उसके बाद 2019 में लोग अटकलें लगा रहे थे अलग अलग, लेकिन उससे ज्यादा प्रचंड बहुमत से आई। यही होने वाला है 2017 से जो 325 सीटें आई, इस बार उससे ज्यादा सीटें आएंगी। और दो पार्टियां जो आपके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात करने के लायक भी नहीं रहेंगे जब 2000। रामकृपाल सर कॉन्फिडेंट है, ये तो बार बार उसी कॉन्फिडेंस के जरिए जीत का दावा कर रहे हैं। क्या वाकई इस मंत्रिमंडल विस्तार का फायदा बीजेपी को मिलेगा? आपका एनालिसिस ओवरऑल क्या कहता है? और जिस कास्ट कैलकुलेशन पर फोकस किया गया है वो कितना मायने रखता है? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, 2017 के चुनाव में भी मैं आपके चैनल पर था और बाकी चैनलों पर भी जब ये बात हो रही थी तो मैंने एक सवाल उठाया था कि 2014 में जो लोग बीजेपी में आए थे, 2017 में उनके भाग जाने के कारण क्या हैं। मैंने ये पूछा था कि कोई कृपया ये बता दे कि वो अचानक क्यों भाग जाएंगे, और वो नहीं भागे। वो 2019 में भी रहे। तो देखिए, बीजेपी की आज की जो कोशिश है वो 2014, 17 और 19 इनमें जो लोग उनके साथ रहे हैं, 8 साल करीब हो गया है। 8 साल में देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग नाराज़ होते हैं, कुछ सामाजिक प्रतिनिधित्व गड़बड़ाता है, जातीय समीकरण बदलते हैं। तो ये बीजेपी की एक कोशिश है कि 8 साल से जो लोग हमारे साथ रहे हैं उनको हम अपने साथ बांधे रखें या अपने साथ जोड़े रखें, उसमें से कुछ बिछड़ने न पाएं। रही बात यह है कि विपक्ष असलियत जानता है। आज की जो बड़बड़ाहट है लोगों की, देखिए मैं उसमें नहीं जाता, सवाल हर पार्टियां करती हैं, जैसा बहुत सही है। अभी आपने कहा कि कांग्रेसी भाई से कि आपने पंजाब में क्या किया है। आज ही देखिए जो मंत्री हटाए गए हैं वो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कैप्टन के। तो देखिए हर पार्टी चुनावी समीकरण,
चुनाव से पहले अपनी रणनीति करती है, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन मौजूदा हालात में मैं बता दूं, जो उत्तर प्रदेश के समीकरण हैं, जितनी पार्टियां हैं अलग अलग, बीएसपी, एसपी वगैरह, कांग्रेस, ये सबको पता है कि ये जो वोट बैंक 2014 में गया था बीजेपी की तरफ, वो अभी बीजेपी को छोड़ करके पूरी तरह मायूस नहीं हुआ है। ठीक है सर। और ये जो बीजेपी की कोशिश है कि अगर कुछ मायूस हुए हैं तो वो लौट आए, मैं समझता हूं कि ये बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है। बिल्कुल अपोजिशन अपनी बिल्कुल। अजीज खान साहब, जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं, देखिए युद्ध जब लड़ने कोई जाता है इंसान तो पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार होके जाता है। रथ बढ़िया होना चाहिए, उसके पहिए जो है अच्छे से चलने चाहिए। क्या हर्ज है अगर बीजेपी को लगता है चुनाव में जाना है और उसके लिए अगर उसको लगता है कहीं कुछ कमी पेशी है और सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो आपको बौखलाहट क्यों, आपको बेचैनी क्यों? देखिए पंकज जी, रथ बेहतर होने के साथ साथ, पहिया बेहतर होने के साथ साथ रथ भी ठीक होना चाहिए। ऐसा ना पहिया ठीक हो रथ चले ना। आज के हालात में 4.5 साल में जो रथ रहा, माननीय योगी जी ने जो काम किया, वो उत्तर प्रदेश में क्या किया ये सबने देखा। साहब लगातार डंका पीटते रहा, साहब बेरोजगारी खत्म हो गई। मैं आपको आंकड़ा देना चाहूंगा, 2017 में 25 से 29 वर्ष के जो युवा थे, बेरोजगारी दर थी 8%, 21 में वही हो गई है 15%। सीएमआई के मुताबिक आप देखें 2017 में 40 लाख बेरोजगार थे, आज आप देखें 2021 में 56 लाख हो गए। साहब ये रोजगार का तमाम झांसा देते रहे कि साहब हम 70 लाख देंगे, लगातार बेरोजगारी बढ़ गई। मैं आपको बताऊं, ये कह रहे साहब घोटाला मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है। मैं बताऊं 1 लाख किलो, 1 लाख कुंतल उर्वरक की बिक्री फर्जी हुई है। और जो 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ये इंडिया टुडे 23 अगस्त 2020 का ये रिपोर्ट आप देख ले। कहने का मकसद हमारा ये हुआ कि लगातार घोटाले पे दावा करते रहे, घोटाला हुआ। आज देखें, अभी नरेंद्र तोमर जी ने एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश के हर शख्स के ऊपर 25,805 रुपए का कर्जा है। साहब इतना कर्जा है, कुछ मंत्री और बना दिए गए, कर्जा बढ़ने के अलावा क्या होगा? वो मंत्री काम तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि काम करने का वक्त ही नहीं है, सिवाय प्रदेश पर एक भार बढ़ेगा। लेकिन अपनी सियासी जमीन पर मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने से पहले ये कोशिश, इस पर एतराज क्यों संजीव सिंह? और आपसे ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस का साथ तो पीढ़ियों के साथ ही अब छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। देखिए, बात मुद्दे की करते हैं, कांग्रेस में किसको रहना है, किसको जाना है। ये चुनावी वर्ष है, बहुत से लोग कांग्रेस में भी आए, हम उनकी चिंता नहीं करते जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए, और ऐसे तमाम लोगों का इतिहास भी सामने। बात ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 साल में किया क्या। कोरोना के पीरियड में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने क्या कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं राम भरोसे चल रही हैं, नरसंहार हो रहा है। महंगाई की चर्चा इनके प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं महंगाई नहीं, चैनल पे कहते हैं। तो आज जो स्थिति है, 14,000 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया था। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, 14 दिन में 14,000 करोड़ देंगे। आज 18,000 करोड़ गन्ना किसानों का है। और बेरोजगारी को लेकर के कहना चाहते हैं कि ये सरकार, जब कोरोना लगा उसके पहले 43,000 ओसीटी की वैकेंसी थी, नियुक्ति पत्र मिल चुका था, उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई। और ये उत्तर प्रदेश में लगातार इश्तेहार दिए हुए हैं कि ठीक है सर, थोड़ा वक्त की कमी है, वक्त की कमी है सर। अब देखना होगा जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जो सोच है कि सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये कितना रंग लाता है। क्योंकि 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो देखना होगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रयोग किया गया है, वो सफल होती है बीजेपी उसमें या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जफर इस्लाम साहब, अजीज खान साहब, सतीश प्रकाश जी, संजीव सिंह जी और रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब यूपी में सीएम योगी ने मंत्रिमंडल विस्तार कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं और मंत्रिमंडल में खाली पड़ी सीट भी भरी और जाति समीकरण भी साधा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी की नई 2022 में बीजेपी की नैया पार लगा पाएगी? और शाम 7:30 बजे जुड़िए मेरे साथ, अब से थोड़ी ही देर बाद स्पेशल शो अब की बार किसकी सरकार में, जहां योगी की सोशल इंजीनियरिंग का पूरा विश्लेषण जरूर देखिएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।